जज्बा है तो मुमकिन है। दोस्तों, विविध भारती के स्टूडियो नंबर 1 से मैं हूं यूनुस खान और आमिर खान मुझसे 6700 किलोमीटर दूर जापान के शहर टोक्यो में हैं। जज्बा है तो मुमकिन है। आमिर खान, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस जी। और जी हाँ, मैं इस वक्त टोक्यो में हूँ, जापान में, और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इतने दूर से भी आपके साथ जुड़ पा रहा हूँ। यहाँ धूम 3 टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जा रही थी, उस सिलसिले में मैं यहाँ आया था। तो मुझे बड़ी खुशी है कि हम लोग इतने दूर हैं लेकिन फिर भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल आमिर, यही तो तकनीक का कमाल है और इसीलिए तो हमने अपने शो का नाम रखा है जज्बा है तो मुमकिन है। पिछली बार आप फ्रांस से हमसे जुड़े थे, इस बार आप जापान से हमसे जुड़े हैं, यानी दुनिया के किसी भी कोने में हो, हमारा शो जो है वो कायम रहता है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे हमेशा इंतजार रहता है लोगों की बातें सुनने का। देश भर से जो फोन कॉल आते हैं, मुझे बड़ा इंतजार रहता है। बिल्कुल। तो आमिर, सबसे पहले कुछ ऐसे लोगों की बातें सुनते हैं जिन्होंने भारत के कोने कोने से हमें फोन किया और ट्यूबरकुलोसिस से जुड़ा हुआ विषय था, इस पर और सत्यमेव जयते पर अपनी बात कही, अपना जज्बा दिखाया। जी जी। अमन जाठी सर, मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ, रोहतक से। सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। और सर, आपका जो ये शो है सत्यमेव जयते, फिर मैं इसे देखता हूँ, मैं इसे बहुत लाइक करता हूँ। सभी इसको देखकर उत्साहित हैं और सर मैं भी इसे देखकर बिल्कुल आपके साथ ही हूँ। मैं भी हमारे आस पड़ोस में सभी को यही समझाता हूँ कि आप भी सत्यमेव जयते और उसके साथ ही चलें। मीना सुगंधी, मतलब जैसा हमारे बच्ची को भी हुआ था, स्किन का टीबी हुआ था, उनको पहले गांठ हो गई थी एक पाँव में। तो जैसे हमको समझ में नहीं आया, हमने डॉक्टर को बताया, फिर वो जांच का स्किन कराया तो वो बोले इससे स्किन का टीबी रहता। बोले वो 6 महीने की जगह 9 महीने दवाई खिलाई थी हमने उनको, थोड़ा एक्स्ट्रा 3 महीने खिलाई थी, अभी ठीक है। जी, मेरा नाम अपर्णा है, अपर्णा पोद्दार, और जोधपुर से हूँ मैं, राजस्थान जोधपुर। हस्बैंड को भी 2005 में टीबी हो गई थी, इसके बाद मुझे भी हो गई थी। इनको जब हुई थी तो हमें बहुत मतलब स्ट्रगल करना पड़ा था। घर में ऐसे कोई दूसरा कमाने वाला था नहीं, रेस्ट भी करनी पड़ती थी और उसमें बीच में काम करना पड़ता था, तो बहुत प्रॉब्लम हो गई थी उस समय। मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे हम लोगों ने मतलब हिम्मत नहीं हारी थी, ऐसे और भी जो ऐसे मरीज है उनको भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और उनकी अगर वो कोई सहायता करते हैं आमिर खान जी, तो उनको मेरा यही कहना है कि उनकी वो सहायता करे कुछ। मैं पुणे से बोल रही हूँ। मेरा नाम रोहिणी गणेश मालनकर है। मैं भी एक टीबी पेशेंट हूँ। मुझे पता ही नहीं था, डॉक्टर ने मुझे अभी जून में बताया, तो मेरा ट्रीटमेंट कब पूरा होगा ये भी मुझे पता नहीं है। मैं उनसे बस थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और मेरा ये जो मतलब टीबी ऐसा भी होता है कि आपको पेट से भी हो सकता है, ये भी मुझे बताना था। सर, मैं ग्राम पेपरोदा छक्का, तहसील पथरिया, जिला दमोह, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। सर, मेरा नाम कैलाश बंसल। दवाई खाने के बावजूद भी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी सर। फिर इसके बाद डॉक्टर से बात की, डॉक्टर बोले आप दवा नहीं खा रहे। हमसे बोले नहीं सर, हम दवा पूरी ले रहे हैं। उसके बाद दवाई चालू हुई हमारी, करीब 2 साल पूरी होने वाली है। अब सर ये तो डॉक्टर लोग जाने, लेकिन MDR टीवी के नाम से इलाज किया था मेरा सर वहाँ पर भोपाल में, तो वही कोर्स अभी तक चालू, मतलब 2 महीने और रह गए सर। यही कहूँगा सर, आपकी चर्चे दुनिया में चल रहे हैं, आप बहुत अच्छे। लेकिन सर ये बताइए, आपने इस वर्ग में ये प्रोग्राम क्यों रखा है? आप किस तरह से आपके मन में ये उमंग आई इन लोगों से परिचित करें? तो आमिर, ये वो लोग थे जिन्होंने इस शो के बारे में अपनी बातें कही, और जो हमारे आखिरी श्रोता थे उन्होंने आपसे सीधा सवाल पूछा कि आखिर ट्यूबरकुलोसिस पर प्रोग्राम करने का विचार आपके जहन में किस तरह से आया था? दरअसल यूनुस जी, हम रिसर्च कर रहे थे पब्लिक हेल्थ पर, जो स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं सरकार की तरफ से, पब्लिक हेल्थ, उस पर हमारा रिसर्च चल रहा था। और फिर जो हमारे डायरेक्टर हैं सत्यजीत भटकल, जैसे जैसे रिसर्च आगे चल रहा था तो उन्होंने मुझसे बताया कि इस रिसर्च में ये निकल के आ रहा है कि टीबी जो है वो एक खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो शायद हम पब्लिक हेल्थ पे आगे चल के रिसर्च करें, उस पे प्रोग्राम हम आगे चल के बनाएं, लेकिन इस वक्त ज़रूरत है कि हम टीबी के बारे में जानकारी पाएं और लोगों तक पहुंचाएं। तो लिहाजा हमने
पब्लिक हेल्थ से मुड़कर फिर टीबी पर ध्यान देना शुरू किया, और ये एपिसोड हमने सिर्फ टीबी को ही लेकर किया क्योंकि ये हमें लगा कि ये खतरा जो है ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस पर रोक लगाने की जरूरत है। जी आमिर, ये जो एपिसोड था इसने दो तरह का इम्पैक्ट डाला है। इतने सारे लोगों के कॉल्स आए विविध भारती के स्टूडियो में, तो जो बात सामने आई है वो ये कि एक तो लोगों के मन में जबरदस्त दहशत है टीबी को लेके, वो बहुत डरे हुए हैं। और दूसरी चीज ये है कि जिस तरह की विस्फोटक स्थिति है, जिस तरह के हालात हैं, टीबी की जिस तरह की किस्में हैं, शायद आपके शो के जरिए लोगों को पता चला कि ये इतना घातक भी हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि पहले तो टीबी साधारण हुआ करता था, उस पर साधारण दवाएं चलती थी, जितनी दवाएं थी वो काम करती थी इस मर्ज के खिलाफ। लेकिन अब जो ये MDR टीबी, XDR टीबी और TDR टीबी का स्ट्रेन आया है जिसपे दवाएं जो हैं वो कम काम कर रही हैं, तो 15 सालों में ये शुरू हुआ है, 15-20 सालों में। तो वैसे टीबी का मर्ज तो हमारे साथ, इंसानों के साथ पिछले 10,000 साल से है, और करीबन 1950 में इसकी दवा निकली थी। तो दवा निकलने से पहले जो तरीका था इससे लड़ने का वो ये था कि लोग जो हैं अच्छा खाना खाएं और खुली हवा में घूमें, धूप में घूमें। तो यही तरीका था इसके साथ लड़ने का। पिछले 15-20 सालों में ये जो मर्ज है, ये जो बैक्टीरिया है, वो म्यूटेट हो रहा है, जो बदल रहा है, वो ताकतवर हो रहा है, और कुछ दवाएं जो हैं उस पे काम नहीं कर रही हैं, ये हमें पता चला। आमिर, जितने इलाकों से फोन कॉल्स आए हैं, देश के इतने अलग अलग, इतने अंदरूनी हिस्सों से, बड़े शहरों से और बीच के शहरों से, जो मझौले शहर हैं वहां से, इन सब लोगों की बातें जो कि टीबी से जूझते रहे हैं, ये सुनकर सचमुच दहशत होती है, सचमुच खौफ होता है। जी जी जी। तो अब पहले कॉल की तरफ बढ़ते हैं। आरती शर्मा हैं। जी हाँ, जी हाँ। यूके में थी जब उन्हें टीबी का रोग सामने आया था। आरती शर्मा फ्रॉम पुणे। जी, मैं यहाँ IT कंपनी में काम करती हूँ, एंड मुझे यही बताना था कि आई हैव बीन अ टीबी पेशेंट। मेरा टीबी डिटेक्ट हुआ था 2012 में, जब मैं यूके में थी। मुझे बुखार आया था, 3 वीक्स चला। जब मैंने वहाँ डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने बोला कि नॉर्मल दवाई है, तो आप सिर्फ क्रोसिन और पैरासिटामोल ले लीजिए, ठीक हो जाएगा। 3 हफ्ते बाद तक ठीक नहीं हुआ, तो फिर मैं दोबारा से फिर डॉक्टर के पास गई और उन्होंने वही दवाइयाँ चालू रखी। ब्रिटिश डॉक्टर को बोल भी रही थी, आई एम सफरिंग अ लॉट, आई हैव लॉस्ट माय एपेटाइट। हम कहते हैं कि बाहर के देश में बहुत अच्छी मेडिसिन वगैरह होती है, बट वहाँ से फिर हमें इंडिया आना पड़ा। तब हमने जब टेस्ट करवाई तो तब पता चला कि दिस इज ट्यूबरक्लोसिस। एंड उसके बाद मेरा 2 साल का पूरा प्रोसेस चला। जैसा मैंने टीवी प्रोग्राम में देखा था, आई कुड फील दैट कनेक्शन। और वहाँ का सिस्टम यूके का ऐसा है कि आप अपना डॉक्टर चेंज नहीं कर सकते हैं। आप बड़े हॉस्पिटल्स में नहीं जा पाते हैं जब तक आपको आपका मेन डॉक्टर, जनरल प्रैक्टिशनर आपको रेफर न करता हो। मेरे साथ जो हुआ, दिस वाज प्योरली द इग्नोरेंस of the doctor in UK. So it was only because of him, but unfortunately we did not have enough time to fight back. आमिर खान सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना अवेयरनेस क्रिएट किया है। मैं एज एन इंडिविजुअल शायद इतना नहीं कर पाऊंगी जो वो मीडिया के जरिए इतना कर पाते हैं। ही इज रियली डूइंग अ मार्वेलस जॉब। और बस इतना ही करिए कि यू हैव टू कम आउट ऑफ इट, no matter what, where there's a will there's a way। बिल्कुल सही कह रही हैं आरती जी। मैं समझ सकता हूँ कि किस तकलीफ से वो गुजरी होंगी, और मुझे खुशी इस बात की है कि उनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है और वो इस बीमारी से निकल आई हैं। ज़रूर उनकी जो सेहत है उसमें थोड़ा वक्त लगेगा टोटली वापस आने में, लेकिन उनका कोर्स कंप्लीट हो गया है और ये बड़ी अच्छी बात है। मुझे खुशी है ये सुन के। आमिर, ये एक टीबी की मरीज थी और अब राजवीर की बात सुनते हैं। वो तरन तारण में हैं और अपने पिताजी से जुड़े अपने अनुभव हमारे साथ बांट रहे हैं। राजवीर जगह का नाम सर, वैसे तो गांव है फतेहाबाद, डिस्ट्रिक्ट तरन तारण। सर इनको पिछले 8 साल से प्रॉब्लम है। 8 साल पहले जब पीछे बैक पेन शुरू हुई तो ट्रीटमेंट करवाया प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे समझ नहीं आ पाया कि क्या चीज है क्या चीज नहीं। बट 2 साल में कभी हॉस्पिटल में एडमिट होते थे, कभी डिस्चार्ज हो गए, एडमिट हो गए, डिस्चार्ज हो गए। फिर उसके बाद 6 साल आराम रहा, बट 6 साल के बाद अचानक से फिर दोबारा प्रॉब्लम शुरू हो गई और इन्होंने रेडियो पे टीवी के बारे में सुना, तो इन्होंने फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके चेकअप करवाया, तो उन्होंने बताया कि आपके स्पाइनल में टीवी है, चलने फिरने लायक भी नहीं है,
और पूरी फैमिली का बोझ इन पे ही है। एक भाई पढ़ता है, मैं इनके साथ यहाँ पे काम पे हूँ, और 4 सिस्टर हैं जिनमें से इन्होंने बेड पे लेटे लेटे काम काज देखते हुए 3 सिस्टर्स की मैरिज भी की है। बट इस वक्त सिचुएशन काफी टफ हो चुकी है और ट्रीटमेंट चल रहा है, बट वो पेन वैसे ही चल रहा है। दोबारा से टीबी की है वो मेडिसिन तो चल ही रही है, साथ में इनको और मेडिसिन लेनी पड़ती है ताकि थोड़ा बहुत शरीर हिलने डुलने लायक हो जाए। यहाँ पे लुधियाना में ना लोडोवाल एरिया है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी का फार्म है, तो किसी के साथ मिलके यहाँ पे यूनिवर्सिटी में इन्होंने अमरूद का बाग लिया हुआ ठेके पे, तो अमरूद की तुड़वाई वगैरह करवा के मंडी में बेचते हैं जी। सर ये चीज कहना चाहते हैं कि काफी स्ट्रगल हो चुका है, मतलब कि आराम नहीं आ पा रहा है। अब तो चलने फिरने में भी दिक्कत इस हद तक है कि सारा दिन ये मंजे पे लेटे रहते हैं बेड पे। समाज का भैया सर सिंपैथी हर कोई दिखाता है, बट आगे बढ़ के कोई हेल्प करे या कुछ, वो चीज कुछ नहीं है सर। टीवी पे नहीं है, यहाँ पे हम बाग में ही रहते हैं जो फार्म ले रखा है, और रेडियो है यहाँ पे, तो उसी पे सुना था, तो आज नंबर नोट किया और यहाँ पे फोन किया। सिस्टम भी है यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहाँ से मेडिसिन मिल जाती है, मेन डॉक्टर हैं वो ट्रीटमेंट देख रहे हैं, बट आज तक शायद दूर होने के कारण वो भी यहाँ तक नहीं आ पाते। यहाँ आगे जिनकी ड्यूटी लगी है वो भी नहीं आ पाते, कभी टेस्ट होने हो कुछ होने हो तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। प्रॉपरली टेस्ट वगैरह भी नहीं हो पाते क्योंकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो यहाँ पे नहीं आ पाते, और इनकी हालत ये नहीं है कि वहाँ पे ले जाएं। अगर एक दिन के लिए थोड़ा सा भी ट्रैवल कर लें तो इस तरह की मुश्किल आ जाती है कि 10 दिन दर्द नहीं जाता, और फिर पेन किलर वगैरह लेके फिर आराम आता है। तो इस चीज का उन तक एक बात पहुंचानी चाहते हैं कि हाँ, इस चीज का कुछ हल हो कि पेशेंट अगर आपके पास नहीं आ सकता, अगर गवर्नमेंट इलाज चल रहा है तो कम से कम पेशेंट तक पहुंचा जाए, उनकी ट्रीटमेंट किया जाए प्रॉपरली। थैंक यू। देखिए, अब इतना बड़ा देश है हमारा, तो मैं समझ सकता हूँ कि जब जो लोग बहुत दूर दराज के इलाके में रहते हैं और जहाँ अस्पताल नहीं होता या डॉक्टरी सुविधाएं ठीक से नहीं होती तो उनको और ज़्यादा दिक्कत होती है। और यकीनन ये हमारे पब्लिक हेल्थ की जिम्मेदारी है कि हम हर एक हिंदुस्तानी तक पहुँचें और उनका इलाज हो। यहाँ मैं एक दफ़ा और बताना चाहूँगा सभी लोगों से कि जब पहली दफ़ा ही उनको ऐसा लगे कि 2-3 हफ्ते हो गए खांसी नहीं जा रही है, तो वो टेस्ट ज़रूर करा लें, एक एहतियातन टेस्ट करा लें टीबी का, ताकि पता चल जाए कि टीबी है या नहीं, ताकि अगर है तो फिर इलाज जल्दी शुरू हो जाए, उसमें देर ना हो। जैसे आरती जी का काफ़ी लेट हो गया था, काफ़ी हफ्ते निकल गए थे और वो ब्रिटेन में थी, उनका इलाज थोड़ा जल्दी शुरू हो सकता था। जितना जल्दी इलाज शुरू हो उतना बेहतर है। जज्बा है तो मुमकिन है। आमिर, एक ईमेल आप तक पहुंचा रहा हूं। डॉक्टर अरुणा बाला चौधरी हैं, 65 साल की हैं और एक एनजीओ से जुड़ी हैं जिसका नाम है लेप्रा इंडिया। हाँ। ये जो एनजीओ है ये RNTCP के लिए काम कर रहा है 10 साल से। हैदराबाद में इनके काम का क्षेत्र है और ये निचले और निम्न मध्य वर्गीय तबके के लिए काम करते हैं। और ये कहते हैं कि ये लगातार जो है वो टीबी के पहले रैपिड टेस्ट करवाए जाते हैं और फिर फुल फ्लेज कल्चर किया जाता है और MDR के मामलों की पहचान होती है और फिर उनका इलाज फौरन शुरू किया जाता है। इन्होंने कुछ सलाहें लिखती हैं कि 1 से 14 साल के बच्चों का जिस तरह से हम CB NAT टेस्ट करते हैं, जो टीबी का टेस्ट होता है, सरकारी अस्पतालों में करते हैं और 2 घंटे में नतीजे आ जाते हैं। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, इसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए ताकि टीबी का अर्ली डिटेक्शन हो सके, खासतौर पर बच्चों में तो हो सके। दूसरी चीज इन्होंने लिखी है कि टीबी की दवाओं के एडवर्स रिएक्शन बहुत होते हैं, तो इस एडवर्स रिएक्शन की दवाएं पूरे देश भर में उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तीसरी बात, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट का इंतजाम सरकारी स्तर पर पूरे देश में होना चाहिए। और चौथी बात, एनीमिया का प्रॉपर इलाज होना चाहिए क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा कनेक्शन है शरीर को कमजोर बनाने में। जी बिल्कुल सही कह रही हैं अरुणा जी, वो सारी बातें उनकी बिल्कुल सही हैं। और अगर आप मुझे उनके डिटेल्स बताएं तो हम सरकार को लिख सकते हैं, जो उन्होंने पायलट प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें उनको अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है और अर्ली डिटेक्शन हो रहा है, तो उनका जो सिस्टम है कोशिश कर सकते हैं कि हम सरकार तक उनकी बात पहुंचाएं। ये प्रोग्राम जो वो चला रही हैं, अगर वाकई इतना अच्छा प्रोग्राम है तो ये फिर देश भर में लागू हो सकता है। जी, तो आमिर, हम इनसे कहेंगे ये डिटेल्स जो है प्रोग्राम की आप तक पहुंचा देंगे हम। जी हाँ जरूर। अब आमिर, सुनते हैं योगिता की बातें,
जो एक हॉस्टल में रह रही थी जब उन्हें टीबी डिटेक्ट हुआ था, और उनके मुताबिक इसकी वजह थी पास में लगी एक फैक्ट्री। अच्छा। योगिता बात कर रही हूँ मुंबई से। मैं अभी म्यूजिक टीचर हूँ एक स्कूल में, साथ ही साथ मैंने हिस्ट्री में एमए भी किया है। मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ, लेकिन फिर भी अच्छी तरह से सब कर रही हूँ। 10 साल पहले मुझे एक टीबी हुआ था, और पहले तो 1.5-2 महीना तो कुछ भी पता नहीं चल रहा था, क्योंकि खांसी कम नहीं हो रही थी और बुखार भी उतर नहीं रहा था। डॉक्टरों का कहना था शायद ये कोई अस्थमा जैसा कोई बीमारी होगी, लेकिन दूसरे यानी स्पेशलिस्ट से जब हमने कंसल्ट किया तो उन्होंने ये सब टेस्ट वगैरह की, तो सेकेंड स्टेज पे वो टीबी था। 9 महीने से 1 साल तक की दवा लेने के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गया। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मैं जहाँ स्कूल में पढ़ रही थी, हॉस्टल में रह रहे थे हम लोग, तो वहाँ बिल होने के कारण उस हॉस्टल में इतना एक लड़की तो हर साल टीबी से बीमार रहती थी। वहाँ हर एक या 2 लड़कियां हर साल टीबी की शिकार होती थी, और कुछ लड़कियां उनकी जाने भी जा चुकी है। तो वो हवा पूरा खराब होती थी प्रदूषण की वजह से। हर साल हमारे यहाँ पेशेंट्स होते थे। तो हमारे स्कूल में ऐसा था कि जो लड़की को डायग्नोस होता था कि इसको टीबी है, तो हमारा एक स्पेशल रूम था। जब मुझे डायग्नोस हुआ कि टीबी हुआ है, तो मेरा 10वीं का बोर्ड एग्जाम था। यानी सोचने को भी अब मुझे टाइम नहीं मिला कि क्या करना चाहिए एग्जैक्टली, क्योंकि एग्जाम्स तो हमारे महीना भर नजदीक थे। पढ़ने का जिम्मा तो मेरे ही ऊपर था, क्योंकि मैं सबसे होशियार लड़की थी उस क्लास में। जो भी है पढ़ाई तो करना है, और 10वीं मुझे इसी साल पास करना है, मुझे ये साल गंवाना नहीं है। तो इस जिद के ऊपर मैंने ये पास कर दिया। जो ट्रीटमेंट मिलती है पेशेंट्स को, वो सुन के तो मुझे बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि हमारे मराठी में जैसे बोलते हैं संसर्गजन्य रोग, यानी एक से दूसरे को होता है। तो दूसरी बात ये है, अवेयर रहेंगे हम लोग, यानी उन लोगों से बच के रहने को कोई जरूरत तो नहीं पड़ेगी। और मैंने खुद अनुभव किया है कि जो भी अवेयरनेस है वो बढ़ता था, तो वो बढ़ने के बाद कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग उसे बच के चले, 4 कदम दूर रहे, ये वो ऐसी कोई बात नहीं। और मेरी वजह से किसी को हुआ भी नहीं है आज तक। तो ये लोग क्यों सोचते हैं ये तो खैर अभी पता नहीं, लेकिन शायद अभी भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में, इसलिए अभी भी ऐसे सोच विचार रखते हैं लोग। मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि आपने जो विषय चुना, यानी आप जो भी विषय चुनते हैं वो बहुत ही अच्छे और समाज को जागरूक करने में बहुत ही कारीगर साबित हो रहे हैं। तो ऐसे ही उनका ये जो कार्य है वो जारी रहे। योगिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके फ़ोन कॉल का। और मैं कहना चाहूँगा यूनुस जी के जो समाज में एक तरह से टीबी के मरीज की तरफ हमारी नज़र जो है वो बुरी हो जाती है, हम उसको दूर रखते हैं या उससे बात नहीं करते, उसको अलग काट देते हैं समाज से। तो ये रवैया हमें नहीं अपनाना चाहिए। जो बेसिक एहतियात है वो हमें लेनी चाहिए। आम इंसान भी, चाहे आपको टीबी हो या आपको टीबी न हो, जब भी आपको खांसी आए तो आप रुमाल निकाल के रुमाल में खांसिए, अपना मुंह कवर करके रुमाल में खांसिए। तो ये एक एहतियात जो है वो हर आदमी को बरतनी चाहिए। और अगर आप टीबी के मरीज हैं तो ये थोड़ा और आप एहतियात बरतिए, ताकि आपसे किसी और को न लगे। और बस ये बेसिक चीज़ें करने की ज़रूरत है, और डरने की ज़रूरत नहीं है इससे। लोगों को समाज से काटना नहीं चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, ये मेरा मानना है। जी आमिर, इन्होंने जिस तरह से बताया कि ये हॉस्टल में थी, ऐसे ही हमारी एक लिसनर हैं जयपुर की रागिनी, जिन्होंने लिखा है कि इन्हें 2011 में टीबी हुआ था। तब ये 2nd ईयर इंजीनियरिंग की छात्रा थी और हॉस्टल में रह रही थी। इन्हें बुखार और उल्टी हो रही थी, और चूंकि हॉस्टल शहर से दूर था, डॉक्टर के पास नहीं गई, थोड़ी सी लापरवाही बरती और अपनी तरफ से पैरासीटामोल लेकर इलाज करती रहीं। ये सिलसिला 3-4 महीने चलता रहा। परीक्षाएं खत्म हुई, अपने मम्मी पापा के पास घर पहुंची, तब उन्होंने देखा कि लड़की इतनी बीमार है। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया और पता चला कि इनके सीने में टीबी है। उसका इलाज शुरू हुआ, तब तक पेट में दर्द शुरू हो गया। उसके सारे टेस्ट और स्कैन कराए गए तो पता चला कि 2nd टीबी पेट से जुड़ा हुआ है। माता पिता की सलाह ये थी कि 1 साल के लिए पढ़ाई छोड़ दें, इंजीनियरिंग तो पूरा कर ही सकती हैं बाद में, और उसके बाद जब पूरी तरह से ठीक हो जाएं तब लौटें। लेकिन इन्होंने पक्का इरादा किया और पढ़ाई करने वापस लौटी। 1 साल हो चुका है, दवाएं ले रही हैं, ठीक हैं, और ये कहती हैं सभी लोगों से कि मेरी तरह अगर आप भी पक्का इरादा करेंगे तो टीबी से
बाहर निकल सकते जी हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है कि जब हम मेंटली स्ट्रांग होते हैं और इमोशनली हम स्ट्रांग होते हैं तो कोई भी बीमारी हो उससे हम बेहतर लड़ पाते हैं। ये एक ज़रूरी चीज़ है, फाइटिंग स्पिरिट होना चाहिए इंसान में। लेकिन मुझे दुख है कि इतना देर उनको जल्दी करनी चाहिए थी। उनको अपना इलाज जैसे ही हमको लगे कि कुछ गड़बड़ है हमें टेस्ट फौरन कराना चाहिए। आमिर, कल्पना जैन ने हमें फोन किया और बताया कि उनके घर की जो नौकरानी थी, मेड थी, उसे टीबी डिटेक्ट हुआ और उन्होंने उसको सहयोग किया। कल्पना जैन, पुष्पराज कॉलोनी, सतना। मेरी मेड है, कम से कम 20 साल से लगी हुई है, काम करती है और वो 10-12 साल पहले काफी बीमार थी। फिर मैंने उसका पूरा इलाज कराया। वो टीबी से ग्रसित थी। उसे ना खांसी काफी आती थी और उसको ब्लड का वॉमिट हुआ था। फिर उसके बाद उसको तो पैसे वैसे की बहुत जरूरत थी, उसका कोई भी नहीं है। हम लोग सिर्फ हैं उसके, मतलब ससुराल वालों से भी कोई नहीं है, अकेली रहती है, बच्चे भी नहीं है, पति भी नहीं है। मैं खुद उसको हॉस्पिटल लेके गई पहले तो, फिर पूरा उसका चेकअप कराया। चेकअप कराने के बाद उसे एडमिट किया और सारा पैसे का खर्च वगैरह मैंने ही दिया उसका। मैं इसलिए नहीं डरी कि मैं किसी और चीज को नहीं मानती हूँ, मैं इंसान को मानती हूँ। क्योंकि 20 साल से जो कर रही थी तो हमारे घर जैसी हो गई, हमने इंसानियत के नाते। जबकि हमारे 2-4 और लोग हैं आसपास के जिनके यहाँ काम करती थी, उन्होंने काम से हटा दिया था, पर मैंने आज भी नहीं हटाया। आज भी वो काम करती है, बराबर से उसको खाना खिलाना, बराबर से उसके साथ एक परिवार की तरह हमारे घर रहे। सत्यमेव जयते एपिसोड को देख के यही लगा कि इंसान को अगर अपने नजदीकी हैं या अपने से नहीं भी है नजदीकी, अगर कोई तड़फ रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो मेरा कहना है कि हम इधर उधर मंदिरों में दान ना करके इनकी सेवा भाव जागती है और करना चाहते हैं। कल्पना जी, देखिए इतनी अच्छी बात कही कल्पना जी ने, यूनुस जी, कि उन्होंने उनको काम से नहीं निकाला और उनको सपोर्ट किया, उनकी बीमारी में उनको हेल्प किया और उनका इलाज करवाया। तो ये बहुत बड़ी बात है। जो लोग हमारे लिए काम करते हैं, जब भी कोई बीमारी होती है उन्हें, चाहे वो टीबी हो या और कोई बीमारी हो, तो देखिए बीमारी तो किसी भी इंसान को हो सकती है। तो एक एम्प्लॉयर के हैसियत से हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उस वक्त उस इंसान को हेल्प करें, उसके साथ खड़े हों, ताकि वो इस मुश्किल दौर से गुज़र पाए, उसका इलाज ठीक से हो और हम अपना फ़र्ज़ निभाएं एक अच्छे एम्प्लॉयर का। तो ये उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और हम सलाम करते हैं उन्हें। जी आमिर, डॉक्टर सुरेंद्र भट्ट हैं राजकोट से। वो टीबी के सिलसिले में चल रही रिसर्च से जुड़ी अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं डॉक्टर सुरेंद्र भट्ट राजकोट से बोल रहा हूँ। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्यूलोसिस के बारे में बहुत सारी बातें हुई और उसके सामने थोड़ा सा जागृति लाने का जो प्रयत्न हुआ, दैट इज गुड, बट आई एम रिसर्च साइंटिस्ट ऑल्सो। तो उसके बारे में अलग अलग जगह पे बहुत सारा रिसर्च अपने अपने लोग करते रहते हैं। एक्चुअली आई ऑल्सो डिड NDR, दैट इज न्यू मॉलिक्यूल्स एंड एवरीथिंग। उसमें जो 2 साल हमने DST का एक प्रोजेक्ट था एलमिक में किया था सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के साथ में, उसमें से 4-5 मॉलिक्यूल्स हमको अच्छे मिले थे। But it was unfortunate that then after company was not interested and the university also not interested. So ultimately we published that paper, that's all. Likewise, I did on the Ayurveda also because I studied Ayurveda by Guru Parampara. क्योंकि आयुर्वेद के अंदर भी बहुत सारी चीजें लिखी है कि भाई इसको खाली जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस है उसको ही मारने का नहीं है, लेकिन हमारा मेटाबॉलिज्म भी ऐसा अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि तो रहते ही है हमारे शरीर के अंदर ट्यूबरक्यूलोसिस का। तो ये जब हमारा शरीर वीक हो जाता है तभी जाके ये होती है चीज। लेकिन क्या है कि डिफरेंट पीपल आर वर्किंग एट ए डिफरेंट प्लेसेस। कुछ सिंक्रोनाइज होके इसके बारे में अगर काम हो तो एवरीबडी विल बी एबल टू गिव दैट कंट्रीब्यूशन एंड एक फोकस वर्क हो पाएगा। जी बिल्कुल यूनुस जी सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, और एक फोकस वर्क इस पे होने की ज़रूरत है। कई जगहें रिसर्च चल रही हैं, लेकिन हाल ही में मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि ये कुछ 1-2 हफ्ते पहले की बात है कि जो बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनमें प्राइवेट सेक्टर में जो रिसर्च होता है उसमें कुछ 30% कट हो गया है उनका जो बजट है, रिसर्च का बजट। और ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं बड़ी उनका ध्यान उन दवाओं की तरफ होता है, उन चीज़ों की तरफ रिसर्च करते हैं जहां पर उनको आमदनी कमाने का ज़्यादा मौका मिले। तो टीबी उनमें से एक नहीं है, तो लिहाजा उससे वो अनफॉर्चुनेटली दूर हट रहे हैं। और ज़रूरी यह है कि इस वक्त हम
टीबी को इस तरह छोड़ न दें, हम लड़ाई टीबी के खिलाफ जो है वो डट के लड़ें, और इसमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज का एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है और होना भी चाहिए। बिल्कुल आमिर। हैदराबाद के हमारे एक श्रोता हैं जिन्होंने ईमेल पर लिखा है, इनका नाम है प्रभाकर वर्मा। ये लिखते हैं कि टीबी अलर्ट इंडिया नाम की एक चैरिटी से जुड़े हैं, एक एनजीओ से जुड़े हैं जो दिल्ली, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के इलाकों में काम कर रहा है। जो काम यूके में हो रहा है वही इंडिया में ये लोग कर रहे हैं। और कहते हैं कि डर और जागरूकता दोनों चीज़ों का प्रसार है टीबी के सिलसिले में, और जो इनकी संस्था है वो टीबी और एचआईवी के दुनिया के नामी विशेषज्ञों के संपर्क में है, और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन की मदद लेकर हैदराबाद के इलाके में, या जिन राज्यों का मैंने नाम लिया उन इलाकों में लोगों की मदद करती है। वो लिखते हैं कि आमिर, आपकी लोकप्रियता और आपकी जो जागरूकता है वो इस सिलसिले में मदद कर सकती है लोगों का डर मिटाने में और उन्हें जागरूक बनाने में। तो जाहिर है कि आपको टीबी के बारे में जागरूकता फैलाने के अभियान से जुड़ना चाहिए। यही तो हमने करने की कोशिश की है यूनुस जी इस एपिसोड के जरिए, कि हम टीबी के बारे में लोगों को जागरूकता दें। जो 2-3 बेसिक चीजें हैं, जब भी आपको लगे कि आप 2-3 हफ्ते हो गए हैं, खांसी नहीं जा रही है, 4 हफ्ते हो गए, तो आप फौरन उसका चेकअप कराइए, क्योंकि जब जल्दी से जल्द अगर पता चले आपको टीबी है तो उसका इलाज जल्दी शुरू होना चाहिए। उसके अलावा एक दफ़ा इलाज शुरू हो तो जब तक वो कंप्लीट ना हो पूरा कोर्स आपका, तब तक आप दवा बंद ना करें। ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। अगर आप दवा बंद कर दें, इलाज मुकम्मल हो, पूरा हो, तभी आपको दवा बंद करनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। और जो सोशल स्टिग्मा होता है टीबी के पेशेंट्स के खिलाफ, वो हमें अपने मन से हटाना है। आमिर, अशोक सिंह की बात सुनते हैं जो जयपुर में हैं। इन्होंने टीबी होने के बाद बहुत कुछ सहा और बहुत संघर्ष किया। मेरा नाम अशोक सिंह है सर, जयपुर से बोल रहा हूँ, राजस्थान जयपुर। मैं खुद इसका रोगी हूँ। मेरे 10-12 साल पहले टीबी हो गया था। एक्चुअली मैं क्या कंडक्टर था बस पे, मिनी बस होती है ना, सिटी बस, उस पर कंडक्टर था। तो मेरे ड्राइवर थे, उनकी थी ये बीमारी जी, उनसे मेरे को लग गई। और फिर मेरे को जब ब्लीडिंग होने लगी तब पता पड़ा कि ये मेरे डॉक्टर ने चेक कराया तो उन्होंने कहा आपके टीबी है। ये काफी देर से 3-4 महीने बाद पता लगा। उसके बाद सर मैं एडमिट हो गया, 15 दिन एडमिट रहा, वो पैसे भी खर्च हो गए। फिर मैं सुबह ड्यूटी जाता था और शाम को जो पैसे आते थे उससे मेरे 60 रुपए की दवाई आती थी सर। बाहर से दवाई लिखी थी उन्होंने, वो लेके आता था। उसी बीच में मेरी भाभी की डेथ हो गई सर। मैं चला गया गाँव और मैंने दवाई बंद कर दी। वहाँ मेरे फिर ब्लीडिंग होने लगा। फिर मैं वापस आया तो डॉक्टर एस.के. सरकार, यहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर है सरकारी हॉस्पिटलों में, जैसे टीबी संतोरिया में, मैंने उनको दिखाया सर। तो उन्होंने कहा भैया ये दवाई आपने बंद कर दी, अब ये दवाई आपकी डबल चलेगी, क्योंकि ये टीबी आपका बिगड़ गया। सब परिवार वालों ने मेरा साथ करीब छोड़ दिया था सर। उस टाइम बहुत बुरा लगता था। एक दफा तो मैंने ये सोचा था कि मैं आत्महत्या कर लूं सर। मैं मतलब बहुत दुखी हो गया था। और उसके बाद मेरी मिसेज ने काफी मदद करी सर मेरी, और एक मेरे पड़ोसी के कजन, उन्होंने मेरी बहुत मदद करी। मैं किराए से रहता था सर यहाँ। तो उसके बाद सर वो चलता रहा इलाज। अभी भी मैं रात को कहीं और, दिन में और कहीं काम करता हूँ सर। और अब ये प्रॉब्लम मेरी मिसेज की है सर। उसी पीरियड में एक मेरा बच्चा हुआ था, उसके भी ये प्रॉब्लम हो गई सर। पर मैंने अभी हिम्मत नहीं आ रही सर। वो कहते हैं ना कि जज्बा है तो मुमकिन है, तो वो सब चल रहा है सर मेरा। आपको बताऊं, मेरे घर पे टीवी नहीं है सर। तो मैं तो कहीं दूसरी जगह जाता हूँ तो वहीं एक दिन देख लिया था। उसके बाद मेरे को ये बहुत अच्छा लगा। मैं तो इनसे कहता हूँ सर ये प्रोग्राम चलाता रहे, इससे बहुत लोगों को मदद मिलती है। हाँ यूनुस जी, अशोक जी की बातें सुन के मैं 2-3 चीज़ें कहना चाह रहा हूँ। वो ये कि एक तो सरकारी जो प्रोग्राम है उसमें दवाइयाँ जो हैं वो मुफ्त मिलती हैं। ये लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि आरएनटीसीपी के तहत जो डॉट्स का प्रोग्राम सरकार चलाती है देश भर में, उसमें टेस्टिंग जो है वो मुफ्त है, दवाइयाँ जो हैं वो मुफ्त हैं, और ये बड़ा ही विशाल प्रोग्राम है। इसमें हमारे रिसर्च में कुछ कमज़ोरियां भी सामने आई हैं, लेकिन इसके बावजूद ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और इसमें कई लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ये मुफ्त दवाएं टीबी के लिए उनको मिल सकती हैं सरकार की तरफ से। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो किसी डॉक्टर के पास जाएं जिसमें कि आदमी अगर गरीब हो तो अफोर्ड ना कर पाए दवाइयाँ का कॉस्ट या डॉक्टर का कॉस्ट। तो टीबी के इलाज में सरकार मुफ्त ट्रीटमेंट देती है, दवाइयाँ मुफ्त और टेस्टिंग मुफ्त। दूसरी चीज़ जो हमें पता चली हमारे रिसर्च में वो ये कि डॉट्स के जो सेंटर्स हैं वहाँ पर आपको जाना पड़ता है हर रोज़ दवा लेने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा रोग है यूनुस जी जो डॉट्स जिसको कहते हैं उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। तो इसके पीछे मकसद ये है कि
जो आपको दवा दे रहा है वो देखे अपनी आंखों से कि हाँ आप रोज दवा ले रहे हैं। इस वक्त डॉट्स के प्रोग्राम में हर रोज का ट्रीटमेंट नहीं है, एवरी ऑल्टरनेट डे, एक दिन छोड़ के एक दिन दवा मिलती है। तो हमारी समझ में ये आया है कि अच्छा और बेहतर ये होगा कि अगर हम दवाइयाँ रोज दें, सरकार अगर दवाइयाँ रोज दे तो बेहतर है। लेकिन इसके अलावा जो डॉट्स के सेंटर्स हैं वो 9 से 2 बजे खुले रहते हैं, और वो आदमी जो डेली वर्कर है वो अपना काम अगर छोड़ के दवाई लेने जाएगा तो उसकी दिन की कमाई नहीं होगी। तो हमारा सुझाव ये है कि ये डॉट्स के सेंटर्स जो हैं वो ऐसी जगहों पे हों जो घर के नज़दीक हों, जो किनारे की दुकान पे हों, मंदिर पे हों, मस्जिद पे हों, ताकि आप आसानी से दवा ले सके, आपको उसके लिए अपना काम छोड़ना ना पड़े। ऐसी कुछ सुविधा हमें करनी चाहिए सरकार को। आमिर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और एक दिलचस्प बात मैं बताना चाहूँगा कि हमारे ईमेल आईडी AIRAmirKhan@gmail.com पर बहुत सारे ऐसे लोगों ने उन्होंने अपने ईमेल्स के जरिए बताया कि इस कार्यक्रम में वो सहयोग कर रहे हैं, डॉट्स के कार्यकर्ता हैं। अच्छा। और कहीं गुजरात में, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में या हिमाचल प्रदेश में या मणिपुर में डॉट्स पर काम कर रहे हैं। और आमिर ने जब टीवी पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया तो उन्हें इससे बहुत ज्यादा हौसला मिला है। हमें बड़ी खुशी है ये सुन के, क्योंकि बहुत सारे देश भर में बहुत सारे डॉट्स के वॉलंटियर्स हैं, वर्कर्स हैं, RNTCP में जो सरकार के प्रोग्राम में जो काम कर रहे हैं, और वो बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, बड़ी लगन से काम कर रहे हैं। और वही है टीबी के खिलाफ ये लड़ाई में, यही लोग जो हैं ये सिपाही का काम कर रहे हैं। और हमने हमारी शो में ऐसे 5 या 6 डॉट्स के वॉलंटियर्स को सम्मान दिया। सलमान साहब आए थे हमारे शो पे, उनके हाथों से हमने उनको सम्मान दिलाया। और हम कहना चाहेंगे इस रेडियो के प्रोग्राम के जरिए भी कि ये जो काम कर रहे हैं डॉट्स के वॉलंटियर्स, वर्कर्स, बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, ये देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जी आमिर, एक पक्ष और है जिसे अपने ईमेल के जरिए हम तक पहुंचाया है रामपाल काम्बोज ने। ये गांव मुरादगढ़, तहसील इंद्री, जिला करनाल, हरियाणा में है। और इन्होंने इस ईमेल में लिखा है कि इनकी माँ हैं, 80 साल की हैं, उनकी पीठ और कमर में दर्द हुआ, डॉक्टर के पास ले गए तो पता चला कि स्पाइनल कॉर्ड की टीबी है। डॉट्स के सरकारी अस्पताल से उन्हें मिलती हैं दवाएं, और इंजेक्शन के लिए डॉक्टर को गाड़ी पर बिठाकर शहर से लाना पड़ता है। हालांकि इनके गांव में आशा वर्कर हैं, दवाखाना भी है, लेकिन ना तो वो इंजेक्शन लगाने में सहयोग करते हैं और ना ही वहां डॉक्टर साहब आते हैं। तो वो ये कहते हैं कि भैया जब अस्पताल है, दवाखाना है, आशा कर्मचारी हैं, तो वो अपना फर्ज क्यों नहीं निभाते और मरीज के लिए डॉक्टर को शहर जाके मोटर बाइक पर बिठाकर गांव में क्यों लाना पड़ता है। नहीं, ये उनकी शिकायत वाजिब है। देखिए, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि सरकारी प्रोग्राम में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कई जगहों पर कमजोरियां भी हैं इस प्रोग्राम में, और यही हमने हमारे शो में दिखाया था। हमारी उम्मीद है कि सरकार इस पे ध्यान देगी। हमारी उम्मीद है कि सरकार जहां जहां कमजोरियां पाएगी वो उन चीज़ों को करेक्ट करेंगी। यही हमारी उम्मीद है सरकार से। आमिर, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये बात कही थी हमसे अपने ईमेल्स के जरिए भी, और सारे ईमेल्स तो इसमें शामिल नहीं किए जा सकते, लेकिन एक विचार जो आ रहा है वो ये निकल कर आ रहा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत टीबी के उन्मूलन के लिए एक फोकस्ड प्रोग्राम की इस वक्त सख्त जरूरत है। सब कुछ सरकार पर छोड़ देने से काम नहीं चलेगा। सही कह रहे हैं आप। मुझे लगता है कि सरकार की जो जिम्मेदारी है वो अहम है, सबसे पहले जिम्मेदारी सरकार की बनती है इसमें, लेकिन उसके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी हाथ बटाना चाहिए इसमें, और इस पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप में ये लड़ाई बेहतर हम लड़ सकते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी, अब आमिर, गोपाल मेहता की बात सुनते हैं। ये पंजाब के एक शहर से अपने अनुभव बता रहे हैं। मैं खन्ना पंजाब से बोल रहा हूँ, गोपाल मेहता। मेरी सिस्टर को टीबी हुआ था एक्चुअल में। मेरी सिस्टर मेरे से 8 साल बड़ी थी। आउट ऑफ स्टेज, मतलब राजस्थान में गंगानगर शहर है, वहाँ पर उनकी मैरिज हुई थी। लेकिन वो मैरिज के 1-2 साल तो मतलब तो थोड़ा ठीक रही, शायद उनको पानी वहाँ का शूट नहीं रहा, तो उनको उसके बाद में खांसी की शिकायत रहने लगी। 3-4 साल तक ऐसे ही चला, छोटी बहुत दवाई लेकर के बस काम चला लेते थे। लेकिन जब हम उनके पास गए तो हमने देखा कि काफी उनकी हालत नाजुक थी। लेकिन फिर एक्चुअल में क्या करना पड़ा कि क्योंकि यहाँ से पंजाब, हमारा ये शहर से बहुत दूर था, उनका राजस्थान में था, तो उनकी पूरी फैमिली को ही हमें यहाँ पर लाना पड़ा, शिफ्ट करना पड़ा। तकरीबन इलाज 1 साल का था उनका। उस प्रक्रिया में मतलब कि उनके छोटे छोटे बच्चे थे, सबको यहीं पर रखा हमने अपने पास, अपने घर में। तो आज वो बिल्कुल ठीक है।
टीबी से उनको निजात मिली। एक आमिर खान जी से मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे उठाते हैं वो, और इसको कंटिन्यू रखें, रेगुलर रखें। वो हमारे से हजारों किलोमीटर दूर, लेकिन फिर भी उनको प्रोग्राम का वो होता है कि मैंने प्रोग्राम में शामिल होना है। तो ये बात बहुत अच्छी लगी है मेरे को उनकी। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जी आपके फोन कॉल का, और मुझे खुशी है कि आपकी बहन जो है वो उनका इलाज पूरा हुआ, मुकम्मल हुआ और अब वो ठीक हैं। हमें बड़ी खुशी है ये सुन के। चतुर्भुज की बात सुनते हैं, राजस्थान के हमारे श्रोता है। 2-3 साल पहले हमारे भाभी जी को हुई थी टीबी। फिर हमने एक प्राइवेट डॉक्टर को बताया, तो फिर उन्होंने डॉक्टर ने दवाई दी। वो बोल रहा है कब जमा हुआ है। 1 महीना तक उनको बताया, उनको पता ही नहीं चला कि इनकी टीबी है। वो बोलता है जाते हैं, 5-7 दिन से बुलाता है, जाते हैं, वो बोलता है कब है कब है। फिर हमने डॉक्टर चेंज किया, तो उसने जाते ही बोल दिया कि इनको टीबी है। तो हमने रेगुलर 6 महीने तक वहाँ हॉस्पिटल में बैठ के जाते थे, सुबह 2 घंटे वहाँ बैठ के दवाई ली, और फिर हमने पूरा इलाज कराया। अगर वो 1-2 बार डॉक्टर और नहीं बोलता तो उनकी जान चली जाती। आमिर खान को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये देश को जागृत करने के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत देशभक्ति का काम कर रहे हैं। आमिर खान जी को, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, और विविध भारती को भी। चतुर्भुज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके फोन कॉल का, और हमें बड़ी खुशी है कि आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं और आपको इतना पसंद आता है। और मुझे खुशी भी है इस बात की कि आपकी भाभी जी का इलाज ठीक हुआ, और थोड़ा देर शुरू हुआ लेकिन फिर अल्टीमेटली इलाज ठीक से हुआ और अब वो अच्छी हैं, तंदुरुस्त हैं। हमें बड़ी खुशी है इस बात से। यूनुस जी, हम देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम में हमें ये भी पता चला कि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में जो डॉक्टर्स हैं उनको या तो फिर टीबी का इलाज ठीक से वो नहीं बता पाते, और इससे भी कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है। जी, तो जैसे कि चतुर्भुज जी ने कहा कि वो कहने लगे, बार बार कह रहे थे डॉक्टर की कफ है, सिर्फ सामान्य कफ है, चिंता की बात नहीं है। नहीं, देखिए एक्चुअली ये जो टेस्ट है इसका टीबी का, ये बहुत ही इजी टेस्ट है, इन्वेजिव टेस्ट नहीं है, जिसको कभी कभी हम कहते हैं कि जो थोड़ा मुश्किल टेस्ट होता है, इसमें खून देने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, आपको सिर्फ थूकना है, बलगम जो है वो आपको देना है, और उससे ही पता चल जाता है आपको टीबी है या नहीं। तो ये एक आसान टेस्ट है, तो जब भी डाउट हो ये करा लेना चाहिए, जल्द से जल्द फिर इसका इलाज हो, यही सही कदम है। जज्बा है तो मुमकिन है। आमिर एक और सर्वाइवर हैं, लखनऊ के बहुत ही युवा श्रोता हैं, और इन्होंने अपना पूरा अनुभव हमारे साथ बांटा। मैं लखनऊ से राज बोल रहा हूँ। एक ऐसा मरीज हूँ जिसे टीबी हुई, मुझे खांसी थी, न बुखार थी सर, मुझे आंत की टीबी थी, लास्ट स्टेज पे थी। पता तो नहीं चला, मुझे गैस बनता था, लैट्रिन रुक जाती थी, ये कई बार होता था। फिर 1.5 साल तक ऐसे होता रहा। हम लोग गैस की दवा करते थे और ये एक्चुअली टीबी निकली। इस तरह पता था, जैसे हम लोग बनारस बीएचयू में गए तो वहाँ बेरियम पिलाया गया पेट में, और उन्होंने बेरियम पिला के उसका जांच किया, तो पता चला कि लास्ट स्टेज पे टीबी है। उन्होंने कहा कि मैंने ऑपरेशन करा के पूरी आंत बाहर निकालनी पड़ेगी। फिर हम लोगों को ये हुआ कि मतलब हम एज बहुत कम है, यानी मैं अभी 22 साल का हूँ। तब वहाँ गए तो हम लोग दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट किए कि मैंने इसका परिणाम क्या होगा। तो उन लोगों ने बताया कि मतलब अगर आप ऑपरेशन कराते हो तो आपको टोटली आंत बाहर निकालनी पड़ेगी, और फिर आपको मार्केट की आंत लगाई जाएगी, जिससे कि आपको परेशानी होगी। मतलब आगे 45 साल बाद आपको या तो प्रोटीन की इंजेक्शन देनी पड़ेगी, या तो आप इस तरह से खाना नहीं खा पाओगे। तो फिर वो मैंने आंत मतलब फंस जाएगी, पंचर हो जाएगी, जो काम नहीं कर पाएगी, और 45 वर्ष के जब फिर वो डेवलप नहीं करेगी, तो फिर आपको मतलब बहुत कष्ट में जीवन बिताना पड़ेगा। फिर हम लोग सर स्वामी रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल जो है, स्वामी विवेकानंद जी की चलता है, वहाँ पे हम लोग पता किए। तो स्वामी अमितानंद जी मेरे डॉक्टर हैं जो बनारस में हैं। उन्होंने मेरे लगातार उस हॉस्पिटल में 90 दिन तक रखा, और जो इंजेक्शन लगती है टीबी की, जो डेली 1 इंजेक्शन लगती है, वो डेली मुझे लगती थी। और उन्होंने अपने दम पे, इतने अच्छे डॉक्टर से जी पूछे नहीं, उन्होंने मुझे बिना किसी ऑपरेशन के ठीक कर दिया। तो उनको थैंक यू बोलने के लिए मैंने आपके यहाँ फोन किया सर जी, कि इस तरह मैं आप उनको थैंक यू बोल सकूं। आमिर खान कहा सर कि उनका शो बहुत ही अच्छा है सर, हम उनको इतना कॉपी करते हैं पूछिए नहीं। मैंने जीवन में आगे बढ़ना है तो फिर जुनून होना चाहिए सर, बिना जुनून के आगे नहीं बढ़ा सकता है। राज जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर कि आप को आंख में लास्ट स्टेज का टीबी था, लेकिन फिर भी आपने लड़ाई लड़ी, और आपको डॉक्टर बड़े अच्छे मिले जिन्होंने आपका इलाज बड़ा अच्छा किया, और आज आप इस बीमारी से मुक्त हैं। तो हमें बड़ी खुशी हुई, और आपकी कहानी सुन के बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी, इंस्पिरेशन मिलेगी कि वो भी हिम्मत ना हारें। आमिर, मोहम्मद सादिक हैं पुणे के, और उनकी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल रही है अपने बेटे को लेकर, और इससे उन्होंने कुछ सबक सीखे जो वो सब लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। जी जी जी।
मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद सादिक है। मेरा एक लड़का है हुसैन शेख, एक ही लड़का है, और एक लड़की है। और जो लड़का है वो बचपन से सर्दी खांसी से परेशान था। जब डायग्नोस हुआ तो 2004 में पता लगा कि उसके दोनों लंग्स खराब है। और उसके बाद उसको मैं दिल्ली ले गया। मैं डिफेंस में काम करता हूँ। और उस टाइम पे पता लगा कि इसको 60 ब्रोंकाइटिस है करके, 60 ब्रोंकाइटिस। उसके लंग्स खराब हो चुके हैं। बाकी ऑर्गन जैसा दिल पे उसका प्रेशर आ रहा है, उसको हाइपरटेंशन हो गया, उसकी किडनी में स्टोन हो गए थे दवा खाने से। अभी वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पे रहता है दिन भर 24 घंटे। मेरे को ये कहना है सर, आमिर खान ने ये लोगों के अंदर ये करना है कि जैसा मीन्स बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसको खुली अच्छी साफ हवा में रखना चाहिए। पोल्यूशन हवा के अंदर बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। जैसा अभी लोग कचरा कूड़ा जलाते घर के बाहर, पहले गैस स्टोव होते थे एक ही रूम के अंदर। मेरा रूम जो था वो 10 बाय 12 का था और उसमें मैं स्टोव जलाता था, केरोसिन स्टोव। तो उसके वजह से भी उसके लंग्स जो पहले से खराब थे और खराब होते चले गए। तो मेरा ये बोलना है कि बच्चों को ऐसी जगह पे रखा जाए, साफ हवा में रखना चाहिए। जिस हॉस्पिटल में मेरा बच्चा पैदा हुआ था वो हॉस्पिटल की इतनी गंदगी थी कि पूछने की बात नहीं। आज जो मैं झेल रहा हूँ, जो मैं यहाँ 17 साल से झेल रहा हूँ, आज उसको मंथली 60,000 रुपीज की दवा लगती है। मैं कहाँ से मदद करके कैसा करके लोग मेरे को मदद कर रहे हैं कोई। मैं ये सोचता हूँ कि आज उसका जन्मदिन है और आज मेरे को बोलने का मौका मिला है ये कि आज जो मेरा बच्चा झेल रहा है, खुदा ना करे और किसी का बच्चा ये झेले। डॉक्टरों ने भी बच्चों के खिलवाड़ ना करे। और स्पेशली मैं आमिर खान से कहूंगा कि वो ये बात बोले। और लोगों से मैं दुआ की अपील करता हूं कि मेरे बच्चे की जिंदगी आगे जो है तकलीफ दे ना गुजरे। मोहम्मद सादिक साहब, हमारी दुआएं हैं आपके साथ, आपके बच्चे के साथ, और हम ये दुआ करते हैं कि उसकी सेहत अच्छी हो जाए और वो ज़िंदगी में हर खुशी देखे। ये हमारी दुआ है। मोहम्मद साहब ने बहुत सही बात कही यूनुस जी, कि बच्चों को खुली हवा में रखना चाहिए, धूप में रखना चाहिए, सनलाइट उन पर पड़े। आपको शायद पता होगा कि यूरोप में 1950 में दवा आई है, लेकिन उससे पहले, उससे 100 साल पहले टीबी की लड़ाई जो उन्होंने लड़ी है यूरोप में टीबी के खिलाफ, उसमें उन्होंने अच्छा पोषण और जो हाउसिंग है, हाउसिंग की कंडीशंस अच्छी तरीके से हो, वो गंदगी से दूर रहें, खुली हवा में हो, इससे बहुत बड़े पैमाने पे वो टीबी पे काबू पा सके बगैर किसी दवा के। तो आप सोच सकते हैं कि इन चीज़ों का कितना इम्पोर्टेंस है टीबी के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें, कि अच्छी हाउसिंग हो, साफ सुथरी जगह हो, खुली हवा हो, धूप हो और पोषण अच्छा मिले बच्चे को। तो एक तरह से ये जो लड़ाई है टीबी के खिलाफ, इसमें अगर हम कुपोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ें तो इसमें बहुत सारे मुद्दे फिर सॉल्व हो सकते हैं, मेरा ये ख्याल है। आमिर, कुपोषण की बात आपने की। हमारे एक श्रोता हैं पंकज शर्मा, वो एक मध्य प्रदेश सरकार में फार्मासिस्ट के तौर पर काम करते हैं और उनके कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं पंकज शर्मा बोल रहा हूँ, गंजवासुदा डिस्ट्रिक्ट विदिशा मध्य प्रदेश से। जी, मैं फार्मासिस्ट हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट में। ट्यूबरकुलोसिस का ये प्रोग्राम देखा था, ये वास्तव में बहुत अच्छा प्रोग्राम था इनका, आमिर खान जी का। और ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि ट्यूबरकुलोसिस के जो पेशेंट्स रहते हैं, देखने में आ रहा है रूरल एरिया में ये माल न्यूट्रिशन से बहुत सफर कर रहे हैं अभी यहाँ पर। और उसकी वजह से ये उनका जो रेजिस्टेंट पावर है बॉडी का, वो उतना डेवलप नहीं हो पा रहा। अंततः या तो उनकी डेथ हो जाती है या फिर वो ऐसे ही बने रहते हैं ट्रीटमेंट करने के बाद भी। तो मेरा ये सुझाव था कि एनआरसी जो नेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर रहते हैं चिल्ड्रंस के लिए, तो ऐसे ही ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स के लिए भी एक अलग से हर सिविल हॉस्पिटल और सीएचसी में वार्ड हो, या उनके लिए कोई इकोनॉमिक मदद मिले, आर्थिक मदद, जिससे वो अच्छा न्यूट्रिशन ले सकें, उनका रेजिस्टेंट पावर बढ़ेगा। तो ऐसा कोई प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मिलकर ये चलाएं, क्योंकि उस टाइम अगर मेल पेशेंट रहता है तो वो बंद हो जाता है उसका काम धंधा। अगर कोई मजदूरी कर रहा है, ये होता है कि उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है। आमिर खान जी से ये मेरा निवेदन है कि ट्यूबरकुलोसिस का भी प्रोग्राम ऐसे ही पल्स पोलियो की तरह ही सोशल लोगों से जुड़कर, नॉन पॉलिटिशियन लोगों से मिलकर, सभी को मिल लेकर एक प्रोग्राम चलाएं जिससे टीबी का जड़ से मिट सके, हमारे इंडिया से, हमारे प्रदेश से, हमारे सिटी से। जी हाँ पंकज जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा कि जो भारत सरकार है, केंद्र सरकार, उसका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है कुपोषण के खिलाफ। और मैंने 1-2 साल पहले बहुत बड़ा हमने पब्लिक सर्विस कैंपेन भी किया था, जिससे कि हम लोगों को जानकारी दें कि सरकार का प्रोग्राम क्या है। और वो ये है कि कुपोषण जो है उसमें जो शुरुआत होती है वो तब होती है जब माँ के पेट में बच्चा होता है,
तब से हमें ध्यान देना चाहिए बच्चे की सेहत के लिए। तो जैसे ही एक औरत गर्भवती होती है, गर्भ में आती है, तो तभी से माँ का पोषण पहले बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो न सिर्फ अपने लिए खाना खा रही है लेकिन अपने बच्चे के लिए भी खा रही है। और इसके लिए जैसे ही औरत माँ बनती है, उसके पेट में बच्चा होता है, उसे फौरन अपने आंगनवाड़ी जाना चाहिए और वहां अपने आप को रजिस्टर कराना चाहिए। और उसको सरकार की तरफ से अलग से पोषण भी मिलता है उसके लिए, और उसको कुछ दवाइयाँ भी मिलती हैं, फॉलिक एसिड की, आयरन टैबलेट्स, ये सरकार की तरफ से मुफ्त मिलता है। और फिर जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही जो पहले 2 या 3 दिन का दूध होता है, माँ का दूध, वो बहुत ज़रूरी होता है बच्चे के लिए, उसकी इम्यूनिटी मजबूत बनाने के लिए। जो पहले 1-2 दिन में जो दूध निकलता है माँ से, तो वो बहुत ज़रूरी होता है बच्चे के लिए। और पहले 6 महीने यूनुस जी सिर्फ माँ का दूध ही बच्चे को पिलाना चाहिए, उसे और कुछ देना नहीं चाहिए, ना कोई पानी से सबसे ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं। तो पहले 6 महीने सिर्फ माँ का दूध ही बच्चे को देना चाहिए। और पहले 6 महीनों के बाद 1.5 साल तक माँ का दूध के साथ साथ अच्छा पोषण देना चाहिए, अच्छा फ्रेश खाना देना चाहिए। तो इसके लिए जब जैसे ही कोई औरत गर्भवती होती है तो वो अपने आंगनवाड़ी जाए, आंगनवाड़ी वर्कर से उनको एक कार्ड मिलता है, वो रजिस्टर कराती हैं अपने आप को, और सरकार इसमें आपको फिर मदद करती है। और ये कुपोषण के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो केंद्र सरकार चलाती है। तो मैं रेडियो के जरिए सभी लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि ये इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, और कुपोषण से अगर हम लड़ें तो बहुत सारी बीमारियों से हम जीत पाते हैं। जज्बा है तो मुमकिन है। आमिर, अब कामत साहब हैं जो अपनी एक अलग ही बात कह रहे हैं जो इस मुद्दे से थोड़ी जुड़ी हुई है, उनकी बात सुनते हैं। अच्छा, मैं कामत बोल रहा हूँ पुणे से। मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा था। एक बात उसमें कवर नहीं हुई है जिसके बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूँ। सेल्फ इम्यूनिटी जो रहती है उसके बारे में प्रोग्राम में कुछ भी नहीं बताया गया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि एक आदमी टीबी से अफेक्ट होता है तो उसके घर में 4-5 आदमी लोग रहते हैं, और एक को ही होता है, बाकी लोगों को नहीं होता है। तो ये डिवाइन इम्यूनिटी है हर एक आदमी के अंदर। तो सेल्फ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये प्राणायाम जो है बहुत यूजफुल है। प्राणायाम करने से हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की लेवल बढ़ जाती है और उसके वजह से इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। तो मैं क्या कहता हूँ कि बड़े लोगों ने जो भी बोला, दवा निकाला उसके बारे में, तो एक्चुअली क्या हो गया कि आप जो भी दवा निकालते हैं वो एक पर्टिकुलर वायरस या पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए निकालते हैं, और हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम इम्यूनिटी होती है। तो उसके तरह ये जो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी होती है वो उतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं होती है। तो आपने समझो एक टीबी के लिए दवा निकाल ली, इम्यूनाइजेशन के लिए कुछ निकाला, तो थोड़े दिन के अंदर वो बैक्टीरिया, वो वायरस, वो म्यूटेट हो जाता है, और थोड़े दिन के बाद आप कैसा भी यूज करो वो दवा, वो उस इफेक्टिव नहीं रहता है वो। लेकिन बॉडी में जो इम्यूनिटी रहती है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम इम्यूनिटी है। तो हर एक वायरस के लिए, नए वायरस के लिए वो सब अपने आप क्रिएट करती है इम्यूनिटी। तो मेरा कहना यह है कि प्राणायाम ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और प्राणायाम से ऑक्सीजन लेवल जब बढ़ता है ब्लड में, ये इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। तो आपको पैसे खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। तो इतने बड़े बड़े डॉक्टर ने बताया कि ये जो है TDR है, टोटली ड्रग रेजिस्टेंस और स्मॉल ड्रग रेजिस्टेंस, ऐसा कुछ उन्होंने बताया। तो बॉडी का इम्यूनिटी है, इसको रेजिस्टेंस ही नहीं है। इट एक्ट्स ऑल द टाइम फॉर ऑल द वायरसेस एंड बैक्टीरिया। तो इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग हो जाए प्राणायाम से तो डेफिनेटली ये टीबी का रिकरेंस कम हो जाएगा। इसको कुछ दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। कामत साहब की बातें सही हैं, मैं उनकी बातों से सहमत हूं, और मैं उनको बताना चाहूँगा कि हमने हमारे प्रोग्राम में ये बात भी आगे रखी थी कि टीबी के खिलाफ एक जादुई छड़ी है हमारे पास, और वो ये है कि हम अच्छा पोषण लें, क्योंकि अच्छा पोषण से हमारी जो इम्यूनिटी जिसकी वो बात कर रहे थे, वो इम्यूनिटी हमारी मजबूत हो जाती है। तो टीबी का अगर इन्फेक्शन हमें हुआ भी तो वो हमारे जिस्म में बीमारी के तौर पे सामने नहीं आता, वो लेटेंट रहता है, दबा हुआ रहता है, और हमारा जो शरीर है वो उसको दबा के रखता है। तो जैसे कि
कई लोग हैं जिनको टीबी का इन्फेक्शन है, चूंकि उनकी इम्यूनिटी मजबूत है तो वो अपने शरीर में उसको दबाए रखते हैं, वो बीमारी जो है खुल के बाहर नहीं आ पाती, अपना सर उठा नहीं पाती। तो इम्यूनिटी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए पोषण बहुत ज़रूरी है। ये मेरा मानना है। योगा और प्राणायाम से भी ऑक्सीजन बढ़ता है और उससे भी यकीनन फ़ायदा होता है और इम्यूनिटी उससे भी बढ़ती है। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बेसिक जो है वो है सही पोषण, और कुपोषण का जो खतरा है वो तब से शुरू होता है जब से औरत गर्भवती होती है। बच्चे के लिए उसका खतरा तब से शुरू होता है, और हम अगर तभी से ध्यान रखें अच्छे पोषण का, माँ के लिए और फिर बच्चे के लिए उसके बाद, तो हम कुपोषण से बच सकते हैं। और सही पोषण हो तो हमारा शरीर मजबूत होता है और फिर हम ना सिर्फ टीबी लेकिन बहुत सारी बीमारियों के खिलाफ लड़ सकते हैं। हमारी जिस्म में ताकत होती है और हमारी इम्यूनिटी। तो आमिर, ये जो एपिसोड था टीबी का, जिसमें आपने टीबी के अलग अलग पक्ष उजागर किए, उसके अलग अलग रूप उजागर किए, और ये भी बताया कि किस तरह से एक साथ मिलकर देश जो है वो टीबी से लड़ सकता है और उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। एक बहुत बड़ी ज़रूरत जो है, जो आपने जिस पर जोर दिया, पोषण का है। आमतौर पर लोग जो खुराक होती है वो सोचते हैं कि हम अच्छा खाना तो खा ही रहे हैं, लेकिन जब उसको बारीकी से देखा जाए तो वो पोषण देने वाला खाना नहीं होता है। जी हाँ, उस पे ध्यान देना चाहिए। और इसके अलावा यूनुस जी, हमारे देश में गरीबी भी बहुत है। ये लोगों को जानना जरूरी है कि केंद्र सरकार जो है वो कुपोषण के खिलाफ जो उनका प्रोग्राम है उसमें बच्चों के लिए अच्छा पोषण वो प्रोवाइड करते हैं, माँ के लिए प्रोवाइड करते हैं, तो इसका हम फायदा उठाएं। आमिर, ये जो प्रोग्राम था इससे काफ़ी सारे लोग दहशत में भी आए। उन्होंने अपनी बात ये कही कि उनको ये डर लगने लगा है कि वो सार्वजनिक जगहों पर जाएंगे, बस में, ट्रेन में जाएंगे या सिनेमा हॉल में जाएंगे तो कहीं से टीबी ना लग जाए। अब यूनुस जी, ये डर तो है, इसका हम क्या कर रहे हैं, लेकिन एहतियात हम बरत सकते हैं। और अगर आप अच्छा पोषण ले रहे हैं, अगर आप तंदुरुस्त हैं, तो अगर टीबी का इन्फेक्शन अगर आपको हो भी जाए तो जैसे मैंने पहले कहा, वो ज़रूरी नहीं है कि वो बीमारी के तौर पे आपके अंदर भड़क जाएगा। आपकी अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो वो फिर ऊपर नहीं आ पाता। इसका मतलब ये है कि हमें खुद को ज़्यादा सेहतमंद बनाए रखना है, अपनी खुराक पर ध्यान देना है, कसरत करनी है, और अपने आप को सेहतमंद बनाएंगे तो बिल्कुल इस इन्फेक्शन के लगने का डर नहीं है। क्योंकि लोग अपनी ज़िंदगी को तो नहीं रोकेंगे ना, सार्वजनिक जगहों पर तो जाना ही है। बिल्कुल सही। अब वो सेक्शन आ गया जहां मैं आपसे अगले एपिसोड के बारे में पूछता हूं, और हमने उसके कुछ प्रोमोज देखे हैं जिसमें आप लोगों को काफी हंसा रहे हैं, सब लोगों के साथ हंस रहे हैं। तो ये मामला क्या है? यूनुस जी, हाँ, आपने हमारा प्रोमो देखा होगा जिसमें हम लोग खूब हंस रहे हैं, खिलखिला के हंस रहे हैं। तो यकीनन लोग काफी क्यूरियस होंगे कि क्या है वो टॉपिक हमारा अगले संडे का। तो मैं आपको बताऊं कि ये एक ऐसा टॉपिक है, एक बार फिर, जिसके बारे में बहुत कम जानकारी है, लोगों में बहुत कम जानकारी है, बहुत कम मालूमात है इस विषय के बारे में। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है, जैसे हमारे हर विषय होते हैं, और इसके बारे में जानकारी बहुत कम है। तो ये मैं सभी से कहूँगा कि ज़रूर कल संडे को सुबह 11 बजे वो ये प्रोग्राम देखें, और प्रोग्राम देखने के बाद मैं लाइव रहूँगा, बातचीत कर पाऊँगा, आपके फ़ोन कॉल ले पाऊँगा, और फिर सैटरडे को, आने वाले सैटरडे को, हम जज्बा है तो मुमकिन है पर विविध भारती पे बातचीत तो आमिर, कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, और हम जज्बा है तो मुमकिन है कि श्रोताओं और सत्यमेव जयते के दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि वो इस सीजन में हर एपिसोड से जिस तरह आमिर चौंका रहे हैं और नए विषय सामने लेकर आ रहे हैं, तो दिल थामकर इंतजार करना होगा कल का। सही कहा आपने यूनुस जी, सही कहा। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर। तो फिर अब इजाजत दीजिए, जज्बा है तो मुमकिन है। जी यूनुस जी, चलिए मैं आपको टोक्यो जापान से खुदा हाफिज बोलता हूँ। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये शो हमने किया 2 अलग अलग शहरों से। मैं यूनुस खान मुंबई में विविध भारती के स्टूडियो में हूँ, और आमिर खान मुझसे 6700 किलोमीटर दूर टोक्यो जापान में हैं। हम दोनों आपसे इजाजत ले रहे हैं। शुक्रिया आमिर। थैंक यू यूनुस, थैंक यू। इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर प्रदीप शिंदे, संपादन यूनुस खान, सहयोग कल्पना शेट्टी, प्रस्तुतकर्ता विजय दीपक छिब्बर। जज्बा है तो मुमकिन है, इस कार्यक्रम का निर्माण विविध भारती मुंबई में किया गया। जज्बा है
तो मुमकिन है।